हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं बेसिक आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा हायर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। बेसिक ये समझे, व्हाट इज द हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है। जो आपका शिक्षा की बेसिक एक सिस्टम है, परंपरा है कि क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है। एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। इसमें टोटल अगर देखा जाए तो 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आप बेसिक वो चीज आपको समझना पड़ेगा। और हायर एजुकेशन जब आप इसको रीड करेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कभी आपको हिस्ट्री नजर आएगा, कभी पॉलिटी नजर आएगा, कभी कल आपको इन्वायरमेंट नजर आएगा। एक प्रकार से देखा जाए हर एक चीज को क्या कर रखा है, सबको एक प्रकार से एब्जॉर्वेशन कर रखा है, सबको एक अवशोषित कर रखा है, सबको मेल मर्ज कर रखा है। इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो पहले हम बात करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं। पहले बेसिक चीज आपका आता है आपका इंस्टीट्यूशंस ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम क्या था। अर्थात प्राचीन काल में भारत का जो है संस्थागत क्या परंपरा थी शिक्षा की। अब उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका इंस्टीट्यूशनल्स, दूसरा होता है आपका गुरुकुल एजुकेशन। बेसिक इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन जिसमें आप पढ़ेंगे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जगदाला, इस प्रकार के आप इंस्टीट्यूशन जो भी संस्थाएं थी भारत में, यूनिवर्सिटी थी, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब इसमें आपको फैक्चुअल चीजें भी देखना, बहुत बारीकी चीज को याद रखना पड़ेगा कि पूछ लेगा बताइए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर था, अर्थात नालंदा यूनिवर्सिटी, इसका बेसिक लोकेशन कहाँ है, तो आप बताएंगे पटना में था, अर्थात बिहार में था, किस नदी किनारे था। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। फैक्चुअल भी चीज अगर याद रखना है तो बेसिक बेसिक चीज आपको याद रखना पड़ेगा। आपको पूछे जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहां पर थी, तो अगर प्रेजेंट टाइम में देखें आप तो पाकिस्तान में पड़ता है, रावलपिंडी लाहौर के आसपास थी, तो आज जो हो पाकिस्तान में है। पहले जिस प्रकार 1940 से जब तक हमारा देश एक प्रकार से अखंड भारत था, तो उस वक्त जो है भारत का हिस्सा बोला जाता था, तो वो आज प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान ना तो भारत का ही बोला जाता था, जिसको तक्षशिला बोलते थे। विक्रमशिला कहाँ है, जगदाला कहाँ है, तिलहरा कहाँ है, मिथिलांचल, हर एक यूनिवर्सिटी जो आप पढ़ते होंगे बेसिक, और उसमें कौन कौन से एजुकेशन दिया जाता था। इस प्रकार का पहले टॉपिक ये होगा। अभी सिर्फ एक बारीकी चीज की बात कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक इसमें आपका आएगा प्री एजुकेशन, अर्थात इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन करना है, प्री एजुकेशन एंड पोस्ट एजुकेशन। प्री एजुकेशन मीन्स 1947 से बिफोर, एज अ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देयर आर पॉलिसी मेकिंग एज ए चार्टर्ड एक्ट जब आया था तो कब आया, और इसमें क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कहा गया था, कि कितना पैसा इसमें खर्च किया गया, क्या ये एजुकेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने लिए बनाते थे या भारत के लोगों को शिक्षित करके अपने काम में उनको क्या करते, यूज करते, प्रयोग करते कि हमारे काम में ही जुड़ के काम करो। तो इस प्रकार के देखते हैं एक प्रकार से, क्योंकि ये उपनिवेशवाद था, तो भारत जो प्रकार से गुलाम था, स्लेव था, तो लोग अपने सिस्टम के हिसाब से अपना पॉलिसी बनाते थे। जिसमें आप पढ़ेंगे चार्टर्ड एक्ट क्या था, या वुड डिस्पैच क्या था, एलोफेस्टो कॉन्सेप्ट क्या था, पॉलिसी क्या था। ये सारी चीजें 1947 से लेकर के 1947 से पहले, जिसको बिफोर बोलते हैं, प्री एजुकेशन क्या था, तो ये जो सारी चीजें आप पढ़ेंगे इसको बोलेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजुकेशन क्या पॉलिसी था। उसके बाद 1947 के आफ्टर, जब देश हमारा आजाद होता, पोस्ट एजुकेशन बोलते हैं, उस वक्त भारत की स्थिति कैसे थी, राधा कृष्णन कमेटी कब आई, कोठारी कमीशन कब आया, आज जो प्रेजेंट टाइम में देखते होंगे आप सर्व शिक्षा अभियान क्या है, फिर उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 का है। ये पॉइंट आप पढ़ेंगे 1947 के बाद। एक पढ़ेंगे 1947 से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और 1947 के बाद आपका जो इंडियन गवर्नमेंट, ये भारत सरकार जब एक प्रकार से संप्रभु हो गया, सॉवरेनिटी मतलब किसी का अधीन नहीं है, खुद पे पॉलिसी बनाती है, खुद के लिए अपने काम करती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक नेक्स्ट आपका आएगा ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड न्यू, या बोलते हैं कहीं नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्रामिंग एजुकेशन सिस्टम क्या था। ओरिएंटल मीन्स होता है जिसमें ओल्ड कॉन्सेप्ट चलता था, एजुकेशन पॉलिसी
जिसमें फेस टू फेस क्लासेस होती थी, एक प्रकार से जिसमें आप बोर्ड होता था, चाक होता था, आजकल जैसे मार्कर। तो ये जो ओल्ड कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम चीजें समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है। आजकल जैसे ओपन लर्निंग एजुकेशन पॉलिसी हो गया। ओपन लर्निंग मीन्स आप घर बैठे जो है आप डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे ओपन लर्निंग बहुत सी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं। तो इस प्रकार जैसे कि आप देखते होंगे घर बैठे बच्चे एडमिशन ले लेते, बाकी कुछ साइड में अपना काम सीखते हैं, पेपर का समय आता पेपर दे देते, उसको बोलते हैं नॉन ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम एजुकेशन सिस्टम। इस प्रकार की चीजें। और ओरिएंटल कन्वेंशनल मीन्स होता है जो आपको रेगुलर क्लास लेना है, क्लास को अटेंड करना है और फेस टू फेस टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक फेस टू फेस क्लास होता था, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में अगला पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक एक बात कर रहे हैं, अभी लिख के बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आपका आता है स्किल्ड एजुकेशन क्या है, अर्थात टेक्निकल एंड प्रोफेशनल। व्हाट इज द बेसिक योर स्किल्ड एजुकेशन एंड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल। Skilled means you have to cognitive thinking. Suppose you have to psychomotors. Psychomotor means you have to action. Your new idea, new curriculum, new activities. There are as a skilled education. आप जब कोई कुशलता रूपी कोई चीज लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, नई आइडिया, नई विचार। एज ए इंटरप्रेन्योर क्या करता है, एज ए बिजनेस एंड इंटरप्रेन्योर। अब जैसे इंटरप्रेन्योर व्यक्ति होता है वो हमेशा न्यू आइडिया लाता है, नई थॉट, नई क्रिएटिविटी चीज क्रिएट करता है। दैट इज ए स्किल बेस्ड एजुकेशन। आज होता है ना कि आप लर्निंग प्रोसेस में नहीं बल्कि स्किल को डेवलप करिए अपने। अब जैसे यूजीसी नेट ने एक नया पॉलिसी बनाया कि रिक्रूटमेंट उनका अच्छा होगा जिनके पास किसी भी फील्ड में अच्छी नॉलेज है, चाहे आप मैनेजमेंट में अच्छा काम करते हो, टीचिंग फील्ड में अच्छा काम करते हो, टेक्निकल फील्ड में अच्छा काम करते हो, तो इसी को जोड़ा गया है कि स्किल्ड बेस होना चाहिए। दूसरा आता आपका है टेक्निकल एजुकेशन। व्हाट इज द टेक्निकल एजुकेशन, जो तकनीकी क्षेत्र है, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, हार्डवेयर इंजीनियर हो गए, बिजली के जो पार्ट होते हैं जिसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं। तो एक टेक्निकल फील्ड में जो मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं, जैसे आप अलग अलग व्हीकल हो गया या गाड़ी हो गया, उसके पार्ट को आप बनाते हैं, नए डिजाइन देते हैं, ये सारी चीज किसमें आता है, टेक्निकल हो गया। आपको मोबाइल किससे, टेक्निकल का ही पार्ट है। और देन अगला नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी में होता है प्रोफेशनल्स एजुकेशन पॉलिसी। देखिए प्रोफेशनल क्या होता है, सपोज एज अ डॉक्टर, एज अ आईएएस, एज अ प्रोफेसर, दिस इज ए प्रोफेशनल एजुकेशन। दैट इज वाई द प्रोवाइड बाय द सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड करता है। सपोज एज अ प्रोफेसर, प्रोवाइड बाय द नॉलेज, प्रोवाइड बाय द नॉलेज, जो प्रोवाइड नॉलेज को प्रोवाइड कर एज ए सर्विस, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका जैसे इसी प्रकार का आपका जुड़ते हैं डॉक्टर है, डॉक्टर भी एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है, इंजीनियर भी सर्विस देता है। इस प्रकार का जो आपका इसको बोलते हैं प्रोफेशनल बेसिक एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम या लर्निंग थिंकिंग प्रोसेस, या आप कॉग्निटिव भी जोड़ सकते हो। कॉग्निटिव मीन्स थिंकिंग प्रोसेस, न्यू करिकुलम, न्यू आइडिया, न्यू थॉट। ये सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट है कि स्किल्ड बेस क्या है, टेक्निकल बेस क्या है, प्रोफेशनल बेस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में हम पढ़ेंगे। अगला आपका टॉपिक आता है जिसमें पढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन। बेसिक हमें समझेंगे वैल्यू ऑफ एजुकेशन क्या है। सपोज आपने पढ़ाई किया, आपने कोई चीज पढ़ाई किया, कोई डिग्री हासिल किया, अगर उस डिग्री का महत्व समाज में कुछ कंट्रीब्यूट्स नहीं कर पाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैंने कोई चीज पढ़ा और एक वीडियो बना के अपलोड करके जो भी बच्चे जिनके पास अच्छी इंफॉर्मेशन के तक पहुंच रही है तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट करता हूं कि पढ़ाई का कुछ वैल्यू हुआ। और इसी में आपको एटीट्यूड आता है, एप्टीट्यूड आता है, एथिक्स आता है, इंटीग्रिटी आता है, स्किल्ड बेस होता है, नॉन स्किल्ड बेस आता है। ये बेसिक चीजें क्या होता है आपको वैल्यू ऑफ एजुकेशन। वैल्यू ऑफ एजुकेशन क्या करता है आपके अंदर एक वैल्यू बनाता है कि समाज को कैसे बेहतर करना है, बड़े से छोटों के बीच में कैसे रिस्पेक्टफुल बात करना है। पढ़ाई का ये बेसिक महत्व होना चाहिए। और पढ़ाई करने के बाद अपने समाज में कितना आपका कंट्रीब्यूशन होता है, कितना लोगों को आप स्किल्ड बना रहे हो, किस फील्ड में आप अच्छा अपना योगदान देते हो।
जैसे अगर कोई मसल गेन अच्छा व्यक्ति है तो ठीक है, उसके पास मसल अच्छे हैं तो ठीक है, देश की सुरक्षा पे काम करो। माइंड अच्छा काम कर रहा है तो आप टेक्निकल फील्ड में काम करो, उसके बाद तभी तो आप देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो, समाज को बेहतर करो। तब ये समझ में आता है कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन है। अब पता चला सिर्फ आप एक सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई करते हो तो दैट इज नॉट योर वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ये कभी वैल्यू ऑफ एजुकेशन नहीं कहलाएगी। आई एम नॉट योर एक्सेप्टेबल या अदर पर्सन इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज वैल्यू ऑफ एजुकेशन। वैल्यू ऑफ एजुकेशन ओनली यू हैव टू फर्टिलिटी, यू हैव टू फर्टिलिटी मीन्स जो एक उर्वरक के रूप में काम करता हो, एक फर्टिलिटी मतलब एक अच्छी चीज का निर्माण करता हो, नया करिकुलम करता हो, नया आइडिया लाता हो, समाज को कुछ बेहतर करता हो। सपोज एज ए इकोनॉमिक सेक्टर, फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, एज ए टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर बिलोंग फ्रॉम दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट एज ए एग्रीकल्चर फील्ड्स। अगर एग्रीकल्चर फील्ड्स बहुत अच्छा आप उसको बेहतर करते हो, पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है जब वो कृषि करता है तो आउटपुट बहुत अच्छा होता है, उसको पता है कि कितनी मात्रा में इसमें सीड डालना, कितनी मात्रा में इसमें पेस्टिसाइड्स डालना, कितनी मात्रा में इसमें इरिगेशन करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आपका वैल्यू ऑफ एजुकेशन का। कल आप मान लीजिए एक आईएएस बनते हैं, अगर आपके अंदर वैल्यू नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, सत्यनिष्ठा नहीं है, तो कैसा आप वैल्यू क्रिएट करोगे। जिस कभी काल लोग बोलते हैं भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरी आत्मा इस पे गवाही नहीं करती, दैट इज ए इंटीग्रिटी, जिसके लिए आप सत्य हो। ये चीज अनइथिकल है, आई एम नॉट यू आर एक्सेप्टेबल, दिस इज अनएथिकल। इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ एजुकेशन। और वही वैल्यू आप चाहे प्राइमरी सेक्टर हमने बात किया एग्रीकल्चर, या सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वहां पे आप बेहतर काम करते हो, बेहतर चीज का निर्माण करते हो, तो भी देश के लिए आप कंट्रीब्यूट करते हो। एज ए सर्विस सेक्टर, सपोज मैं एज ए प्रोफेसर मैंने पढ़ाई किया, बट मैं बार बार अपने आप को प्रोफेसर बोलना ठीक नहीं। आई एम नॉट योर प्रोफेसर, ओनली आई एम ए स्टूडेंट। हमेशा एक प्रोफेसर लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए, सीखेगा तभी कुछ बताएगा। तो इस तरीके की चीजें होना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं तो इसके लिए मैंने कुछ वैल्यू ऑफ एजुकेशन अचीवमेंट किया, ये पॉइंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आपका जुड़ा होता है इन्वायरमेंट एजुकेशन। व्हाट इज द बेसिक इन्वायरमेंट एजुकेशन। सपोज आज के प्रेजेंट टाइम में पर्यावरण को देखिए, इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम में क्या चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, पिरामिड का क्या इंपैक्ट पड़ गया, नंबर सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ा, बायो में क्या सिस्टम पड़ा, बायो सिस्टम में क्या देखने को मिल रहा है, एनर्जी सिस्टम में क्या चेंज आ रहा है, आपको हाइड्रोस्फीयर में क्या चेंज आया, या आपको एरोस्फीयर में क्या चेंज आया। इस प्रकार की जो आप देखते होंगे पर्यावरण की लेकर के कितना इंपैक्ट नेगेटिव पड़ रहा है। तो अगर आपने उस तरीके की एजुकेशन अचीवमेंट किया है तो देखिए कई बार आप जब पढ़ाई करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम में तो कहीं पर आपको ऐसा लगेगा इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, कभी आपको बायोटेक्नोलॉजी आएगा, कभी नैनो टेक्नोलॉजी आएगा, कभी आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात होगा। कहने का मतलब वी आर अवेयर सराउंडिंग, चारों तरफ चीज़ों को हमें क्या करना है, अवेयर होना है। हर एक फील्ड को, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, साइंस एंड टेक हो, कॉमर्स हो, हर एक फील्ड का हमें नॉलेज होना, एक ऐसा प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तब हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसमें इन्वायरमेंट एजुकेशन का मतलब जो आपका ये पर्यावरण है इसके बारे में बेसिक चीज़ जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पर्यावरण ठीक नहीं होगा तो मानव के लिए हमेशा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता रहेगा। जैसे आजकल देखते होंगे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया बड़े बड़े सिटी में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। वैसे तो आजकल स्टेट के भी जैसे लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, ऐसे भी शहरों में पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ने लगे। कारण है आपका सबसे बड़ी चीज़ हो गई है मैन्युफैक्चरिंग का सही ना होना, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम हो रहा तो वहाँ पर सही उसकी एक प्रकार से प्रोटेक्टिव ना हो पाना, एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड डालना, मिट्टी को आप एक प्रकार से पेड़ पौधे ज़्यादा ना लगाना, मिट्टी धूल कण उड़ रही है, उससे भी हमारे एक प्रकार से पोल्यूशन, मिट्टी का सॉइल में पोल्यूशन, वाटर में पोल्यूशन, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हमारे लिविंग पार्ट में ज़्यादातर दिक्कत पड़। जैसे लिविंग पार्ट एंड नॉन लिविंग पार्ट देयर आर अनबैलेंसिंग अप्रोच, दैट इज कॉल्ड बाय द इन्वायरमेंट एजुकेशन। बेसिकली इन्वायरमेंट एजुकेशन यही पॉइंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम पढ़ेंगे, अगला आपका तो लास्ट वाला जो टॉपिक है, पॉलिसीज क्या है,
एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है एंड गुड गवर्नेंस क्या है। पॉलिसीज मीन्स होती है सपोज एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू यू एज ए पार्लियामेंट सिस्टम अकॉर्डिंग देयर आर Lok Sabha and Raj Sabha. As a Lok Sabha support legislative and executive according you have making by the law. Then after time you are passing by the president your sign and signature. That is complete by the law. As a this is policy. अब ये पॉलिसी क्या होती है? ग्राउंड रूट जमीनी स्तर पर एज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी एज अ पार्ट IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एज ए IAS जिसको बोलते हैं बाबू। तो एज ए जो बाबू होते हैं IAS होते हैं वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट की सेंट्रल जो पॉलिसी बनी होती है उसको क्या करते हैं? एक ट्रिकल डाउन। अब ट्रिकल डाउन अलग कॉन्सेप्ट होता है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है, बट ये जो आपको ग्राउंड रूट पे पॉलिसी को घर घर तक पहुंचाना। सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट मेक इन इंडिया पॉलिसी ला, जनधन योजना ला, उज्ज्वल योजना है एग्जाम्पल। अब उसको क्या करना है? जमीनी स्तर गांव गांव तक पहुंचाना है, चाहे आपका प्लेन एरिया हो, माउंटेन एरिया हो, कोस्टल एरिया हो, डेजर्ट एरिया हो, डिक्कन्स एरिया, किसी भी एरिया में लोग रहते हो, आप उस पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाना है। और लोगों तक जब पहुंचेगा कैसे? डिस्ट्रिक्ट स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से आपको तहसील, तहसील से आपका नायब साहब, तहसीलदार साहब, BDO साहब, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स अकॉर्डिंग यू हैव टू प्रोवाइड बाय द पॉलिसीज, कैसे कैसे लोगों तक पहुंचाना है। ये कॉन्सेप्ट होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव। देन गुड गवर्नेंस। व्हाट इज द गुड गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस मीन्स गुड मतलब बहुत अच्छा, गवर्नेंस शासन, सुशासन, अच्छा सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर यू हैव टू मेक इट बाय जो मेकिंग होना बनाया जाता है एज अ बैलेंसिंग होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है गुड गवर्नेंस यही कहता है हर एक व्यक्ति का एफिशिएंसी होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इकोनॉमिकली होना चाहिए। जैसे आप पढ़ेंगे प्रियम्बल में कि वी द पीपल, हम भारत के लोग, बंधुत्व बोलते हैं ना, फर्टिलिटी एज अ फ्रेंड जिसको बोलते हैं फर्टिलिटी, अर्थात फ्रेंडली जिसको बोलते हैं फ्रेंडली से उसको फर्टिलिटी लाते हैं, तो फ्रेंड जिसको बोलते हैं फर्टिलिटी एंड जस्टिस। ये बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट देखते होंगे, तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि आपको बंधुत्व होना चाहिए, जस्टिस को होना चाहिए, इक्वालिटी सबके लिए समता होना चाहिए। वही आपका गुड गवर्नेंस की बात करता है। न्याय सबके लिए बराबर हो, सभी तक हर एक पॉलिसी पहुंचता हो, सरकार की जो भी नियम कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उसी बोलते हैं सुशासन। तो ये मैंने ब्रीफ में अभी जो इंट्रोडक्शन दिया एक एक पॉइंट को अब लिख करके अब बताते हैं हमें क्या क्या टॉपिक जो पढ़ना है, इसका लेक्चर हायर एजुकेशन। हायर, यहां से लिखते दोस्तों, हायर एजुकेशन सिस्टम, ये चीजें हमें पढ़ना है। ये आपका है टॉपिक पहला। इसमें आप जब पढ़ेंगे फर्स्ट जो आपका शुरुआत होता है उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ एंशिएंट एजुकेशन। इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन ऑफ institutional education of ancient learning program या learning लर्निंग। तो ये बेसिक चीजें पहला होता है आपका कि जो प्राचीन काल में अर्थात प्राचीन एंशियंट। अब यहां पर हमें क्या पढ़ना? प्राचीन काल में इसको दो भागों में बांटा गया, एक इंस्टीट्यूशनल और दूसरा आपका होता है जिसको बोलते हैं गुरुकुल। या गुरुकुल बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल्स में आप क्या क्या चीज पढ़ते हो? पहला एक बात करते हैं जिसमें आप संस्थागत चीजों को याद रखते हैं।
जिसमें तक्षशिला, विक्रमशिला, जगदाला, तेलहरा, इस प्रकार का जो आप यूनिवर्सिटी का नाम आता है, ये सब किससे जुड़े होते हैं? इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन, एंशिएंट लर्निंग प्रोग्राम जो भी है, ये बेसिक चीज होता है। और गुरुकुल जो होता था, इसमें 2 पार्ट आता था, जिसको बोलते हैं गुरुकुल में वेद क्या है? ऋग्वेद, अर्थात वेदा के जो वेद होता था, वेदा, इस सिस्टम पे ऋग्वेदा, यजुर, अर्थात ये इसको बोलते हैं ऋग्वेद एंड लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, ये बेसिक चीज होता है, लेटर वैदिक पीरियड एंड ऋग्वेदिक पीरियड, ये बेसिक चीज है। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है? ये जो ऋग्वेदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में दोनों को बारे में हम समझते थे। इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन आएगा, पहले यहां पर एक एक करके लिख देते हैं। जैसे नालंदा, जगदाला, विक्रमशिला, तक्षशिला, तेलहरा, इस प्रकार के जो आप पढ़ते हैं सब यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी, ये भारत की प्राचीन जो है सब यूनिवर्सिटी थी दोस्तों। इनके बारे में हमें जो नॉलेज रखना है, कहाँ पर क्या, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी, पहली चीज क्या क्या इसमें पढ़ाया जाता था, ऐसी कौन कौन सी, ये जो कहाँ पर साइंस पढ़ाया जाता था, कहाँ पर आपको मैजिक पढ़ाया जाता था, कहाँ पर आपको मेडिसिन की बेसिक चीज जानकारी दिया जाता, कहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया जाता था, किस यूनिवर्सिटी में योग पढ़ाया जाता था, ये सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी थी। लेकिन इसी एंशिएंट में एक आप जिसको गुरुकुल एक ब्राह्मणिकल सिस्टम बोलते हैं, ब्राह्मणिकल सिस्टम, इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक। अब इसको डिवाइड भी किया 1000 से 1500 अलग अलग बीसी के क्राइटेरिया में डिवाइड। ऋग्वेदिक में से बेसिक हम 4 वेद पढ़ते हैं, कौन कौन सा? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, देन सामवेदा, अथर्ववेदा, इस प्रकार के हम सारी चीजें पढ़ते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो हम 4 वेद, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में क्या था? एज ए मंत्रा मीन्स मंत्र, ठीक। यजुर्वेदा में जो मंत्रा, इसमें क्या था? प्रोज एंड पोट्री, मतलब प्रोज एंड पोट्री मतलब क्या होता था? गद्य एवं पद, इस प्रकार से उसको लिटरेचर में लिखा जाता था। सामवेदा मीन्स जिसमें म्यूजिक होता था, म्यूजिक मतलब म्यूजिशियन, एक प्रकार से जिसमें संगीत होती थी, गायन रूप से मंत्र का उच्चारण किया जाता था। अथर्ववेदा इज मैजिक, मतलब जादू टोना प्लस मेडिसिन, ये सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड होता था। तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। पहली पॉइंट में इतना सब टॉपिक आपको मिलेगा, ऐसा लगेगा हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं बेसिकली। और जो आपका लेटर वैदिक पीरियड, देयर आर वर्ण व्यवस्था, वर्णा सिस्टम। अब वर्णा सिस्टम में क्या होता था दोस्तों? इसमें हम 4 को डिवाइड करते थे, जो ये बना रखे हैं इनकी व्यवस्था। ऊपर ब्राह्मणा, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार के जो आपका नाम आता था। ये लेटर वैदिक पीरियड में ये भी चीजें पूछता है।
ब्राह्मणा सपोज यू हैव टू नॉलेज मैन, क्षत्रिय यू हैव टू प्रोटेक्टिव दैट इज मसल गेन मैन, वैश्य दैट इज बिजनेस कॉमर्शियल एज ए कॉमर्शियल जो कॉमर्स ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकॉर्डिंग, शूद्र एज ए सर्विस। देयर आर 3 सिस्टम, इन तीनों को क्या करता था, उनको सेवा करता था। बट आजकल प्रेजेंट में जिसको हम फिफ्थ बोलते हैं, अंत्यज बोलते हैं, जिनमें आते हैं SC ST, इनको अंत्यज बोला जाता है। ये शूद्र से भी नीचे आते थे, इनको जो क्राइटेरिया बनाए गए थे लेटर वैदिक पीरियड में, जो बुक्स में है मैं वही बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये आप सारे सिस्टम को जो आप पढ़ते हो, अगर इनको देखा जाए तो ये इंस्टीट्यूशन बेसिक सब ये बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट से है, बुद्धिज्म ये होता है। बाकी जो गुरुकुल कॉन्सेप्ट लेके आते थे ये लोग, ये ब्राह्मण का सिस्टम था, ये कॉन्सेप्ट था। क्योंकि ये लोग पेड़ के नीचे बैठ के बच्चों को पढ़ाते, झोपड़ी उपड़ी बना के। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट इनके पास भाई इंस्टीट्यूशनल, आप चले जाइए नालंदा विश्वविद्यालय, आप देखिए पुरानी से पुरानी लाइब्रेरी कैसे जल गई। अब उसमें बहुत से लोगों का डिबेट है, कोई कहता बख्तियार खिलजी जलाया, कोई कहते ब्राह्मणों ने जलाया। अब किसके किस पॉइंट क्या क्या 100% सत्य है, बट जरूर कोई कोई धूर्त व्यक्ति रहा होगा जो जलाया होगा। इस प्रकार के एजुकेशन देखिए, कहा जाता है आज के जब प्रेजेंट टाइम में लोगों के अंदर इतनी द्वेष की भावना है, तो भी उस समय भी द्वेष भावना रही होगी, तभी तो कोई व्यक्ति ऐसा कुकर्म किया ना। तो हमारे पास ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी थी, तो आज हम लोग क्यों इतना ज़्यादा रटन विद्या पढ़ाई करते हैं। हमारे पास तो ऐसी ऐसी विद्याएं थी, ऐसे ऐसे साइंस, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी थी कि हमें कभी किसी व्यक्ति की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत मीन्स हम खुद अपनी चीज़ें अपने देश में आविष्कार करते। आप देखिए भारत क्या करता है, कभी चाइना की सपोर्ट लेता, कभी अमेरिका का सपोर्ट लेता, कभी रूस का सपोर्ट लेता। क्यों ले रहा? आज हमारे पास उस चीज़ नहीं है। अगर जो भी है, क्यों? क्योंकि सबसे चौपटे किया था ब्राह्मण का सिस्टम इन्होंने। जो आप, मुझे ये व्यवस्था ठीक नहीं लगा। क्यों? एक चीज़ बताइए, डिवाइड करना ठीक था, बट शूद्रा को तो पढ़ने का लिखने का अधिकार ही नहीं दिया। अब इनकी संख्या जो 80% है, जब 80% हमारी समाज पढ़ी लिखी नहीं है, उसी का इम्पैक्ट है जो आज हम अमेरिका और चाइना या जापान पे डिपेंड होते हैं। अगर लोग पढ़े लिखे होते हैं तो आज इतना हमारे पास क्यों समस्याएं क्रिएट होती। ये जो हम पूरा टॉपिक पढ़ते हैं इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन ऑफ एंशिएंट लर्निंग प्रोग्राम, या जो भी आप कह सकते हो। ये बेसिक चीज होता है आपका ये टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके बाद इसी में। दूसरा का टॉपिक है इवैल्यूएशन। इवैल्यू करके लिखते हैं, हम लिख देंगे वही जो लिखा है भाई। इवैल्यूएशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एजुकेशन या पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एजुकेशन। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़ना, देखिए हमें मूल्यांकन करना है कौन सा, एक तो प्री पहले और एक पोस्ट, दोनों का हमें देखना है। अब प्री मीन्स क्या होता है, 1947 के बिफोर, अभी जो मैंने शुरुआत में लेक्चर लिया, 1947 से पहले, भारत की आजादी से पहले आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये अपना पॉलिसी बनाती थी, जिसमें आप पढ़ेंगे कौन कौन सा आप देखते होंगे। चार्टर एक्ट होता था, चार्टर एक्ट, वुड डिस्पैच, इस प्रकार की, अरे बाबा, पैच। तो ये जो वुड डिस्पैच, एलोफेस्टो, एलो या एलो बोलते हैं, एलो फेस्टो, ये जो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट मिलता है ना, ये अंग्रेजों का,
ये 1813 से लेकर के आपका बाकी जो है 1947 से टिल तक, ये 1947 मतलब ये यहाँ तक, ये जितना पॉलिसी बनाए ये सब प्री एजुकेशन बोला जाता, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई जाती। अब इनका क्या कॉन्सेप्ट था, ये आप चीज पढ़ते हो, चार्टर्ड एक्ट क्या था, वो डिस्पैच क्या, एलोफेस्टो क्या था, ये बेसिक चीज हमारा एले या ये लोग बोलते कहेंगे एले, अलग अलग इनका स्पेलिंग बड़ी बाई मिस्टेक भी करती है, तो हमें बस बेसिक बेसिक चीज रटना समझना वही चीज। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो आप बनाती थी पूरी पॉलिसी, ये अपने लिए बनाती थी। अंग्रेज कभी भी भारत के लिए ये नहीं सोचे कि भारत का भला हो। अगर किसी, एक चीज बताइए, हम किसी को अगर उस पर शासन प्रशासन अपनी व्यवस्था उस पर थोप रहे हैं तो उसके भले के लिए कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से चलाते थे। ये जो इसका इम्पैक्ट पड़ा तो क्या हुआ, देखिए कुछ अब कहते हैं कि दो चीज है, अगर कोई गंदा जल है तो कहीं ना कहीं एक चीज जगह किसी ऐसे जगह पे काम करता है, आग बुझाने का, पीने के काम तो नहीं है लेकिन आग बुझाने का। तो कभी कभी इनकी जो पॉलिसी थी, कुछ चीजें ऐसी बनी जो हमारे लिए नहीं, बाद में कुछ चीजें हमारे फायदे की दिखी, हमें जागरूक कर दिया कि हाँ ये चीजें इनकी थी, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। भारत पे एक नया एजुकेशन पॉलिसी आया, जो आज भी लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं। अगर ये नहीं आई होती तो मैं भी कैसे पढ़ाता, तो इसका मतलब ये कुछ फायदे ही दिया। तो 1947 से पहले जितनी उनकी पॉलिसी बनी, अंग्रेजों का एजुकेशन था, उस सिस्टम को पढ़ना है। और जब देश आजाद हुआ 1947 को, तो हम उसके बाद क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, उसके बाद इसको पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जो एजुकेशन पॉलिसी बनाना हुआ, जिसमें राधा कृष्णन पॉलिसी थी, पॉलिसी कोठारी कमीशन, ये जो बेसिक चीजें हम पढ़ते हैं कि राधा कृष्ण कमेटी की आप पॉलिसी क्या थी, कोठारी कमीशन क्या था। तो ये जो हम बेसिक पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी को फोकस किया गया, यूनिवर्सिटी, और ये जो है आपका 12th क्लास तक का कॉलेज को फोकस किया गया, कैसे डेवलपमेंट करना है, प्राइमरी एजुकेशन को कैसे बेहतर करना है, जो आपका क्लास 1 से क्लास 5 या 5 से आपका 8 तक चलता है जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी एजुकेशन, प्लस आपका 9 से लेकर के 12 तक का एजुकेशन, और प्लस आपका ये यूनिवर्सिटी। इन पे अलग अलग पॉलिसी बनाते हैं कैसे बेहतर किया जाए। आवाज आपको पढ़ना होगा, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान आता है 2000 सन में आया। फिर उसके बाद आप देखते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में। ये सारी 1947 के बाद सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं, इनको भी याद करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे दोस्तों, ये सिर्फ आपको बेसिक चीजें बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आपको क्या करना, देखिए पढ़ाई के लिए क्या करना है, आपको किताब से ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से मान लीजिए यूट्यूब पे मैं अगर चीजें पूरा एक एक बताऊंगा तो बहुत टाइम खींचेगा, और टाइम अगर ज्यादा कंज्यूम होगा तो इससे क्या होगा, आपका माइंड नहीं होगा, सिर्फ दूसरे पे डिपेंड हो जाओगे। बेसिक चीज इंफॉर्मेशन लो, बाकी आप किताब से पढ़ो। मैं बार बार कहूंगा दोस्तों, यूट्यूब पे इतना ज्यादा डिपेंड मत रहना कि यूट्यूब आपका एग्जाम क्वालिफाई करा देगा। यूट्यूब से खाली बेसिक चीज जानकारी ले लो, बाकी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद हम पढ़ते हैं ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम। आजकल देखते होंगे ये सारी चीजें चलती हैं, आप इसमें पढ़ते होंगे। ये तीसरा टॉपिक सिलेबस में पूरा लिखा है,
ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम एजुकेशन, ये क्या है? आप देखते होंगे जो ओल्ड कॉन्सेप्ट एजुकेशन चलता था पहले, जिसको रेगुलर आप क्लास करते हैं, रेगुलर आपका रेगुलर एक होता है, आजकल होता है ओपन लर्निंग। ये जो ओपन लर्निंग है इसी को बोलेंगे ओपन लर्निंग, ओपन लर्निंग एजुकेशन। आजकल देखते हैं जो ओपन लर्निंग एजुकेशन की बात करता है, बट ये जो आपका होता था रेगुलर एजुकेशन, इसका हम क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे समाज पे, प्लस दूसरा इसमें हम क्या बोलते हैं आपका ऑफ जिसको बोलते हैं ऑफलाइन एजुकेशन क्लास, ऑफलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। ये जो बेसिक चीज होता है इसमें हमें पढ़ते हैं। ओरिएंटल मीन्स जो आपका पुराना था, ओरिएंटल ओल्ड कॉन्सेप्ट, टीचर स्टूडेंट सामने आमने एक दूसरे के सामने बैठे फेस टू फेस, टीचर ज्ञान दे रहे और स्टूडेंट ज्ञान हासिल कर रहे हैं, जिसमें हर एक स्टूडेंट का हर दिन रेगुलर क्लास होती, हर दिन उनका अटेंडेंस लगता था, और ऑफलाइन एजुकेशन जो प्रोग्राम होता था उसमें आपको भी प्रैक्टिकल नॉलेज भी सिखाई जाती थी, रटन विद्या भी सिखाई जाती थी, लर्निंग प्रोसेस को बेहतर किया जाता था, कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोसेस को बेहतर किया जाता, साइकोमोटर्स बेहतर किया जाता। इस तरीके से आप जिसमें पढ़े होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में कि ब्लॉम टेस्टोनॉमी जो कॉन्सेप्ट था, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिंग लेवल, प्लस आपका 3H कॉन्सेप्ट ब्लॉम टेस्टोनॉमी में बोलते हैं कि आपका हेड, हार्ट और हैंड, जिसका हेडिंग मतलब कॉग्निटिव, इमोशनल एंड साइकोमोटर, ये तीनों को क्या करता था, बेहतर करता था। बट आजकल हो गया है नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम। ये क्या कर दिया, ओपन लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम से आपके एजुकेशन में काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगे, कुछ पॉजिटिव भी है। क्या होता है, आप मान लीजिए कहीं पर एडमिशन ले लिए और आप घर पे सेल्फ स्टडी तैयारी करके पेपर देती हो, बट जो कॉलेज में एक आपको एक फ्रेंडली या एक सोशलिज्म, एक आपको कल्चर्स कॉलेज को सीखने को मिलता था, क्या वो चीजें आपको घर बैठे मिलेगा? तो नहीं मिलता। इसीलिए आपको आजकल लोग ओपन लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम को ज्यादातर महत्व देते हैं। जैसे आजकल देखिए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से आप मेमोराइज ठीक कर सकते हो, बट एक जो समाज को बेहतर को एक फेस टू फेस, एक जो लोगों से मिल करके, एक जो कहते हैं ना लोगों से मिल करके जो बात करने का तरीका डेवलप होती है, वो आपको ऑनलाइन चीजें उतना बेहतर कभी नहीं सिखा सकती है। सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दे सकती है, बट आपको प्रॉपर योर बॉडी लैंग्वेज, प्रॉपर यू हैव टू डेवलपमेंट स्किल एंड नॉलेज, जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यू हैव टू इम्प्रूवमेंट, तो आपको ऑफलाइन में ही क्लास लेना पड़ेगा। ऑनलाइन देयर आर प्रोग्राम, जो आजकल ऑनलाइन प्रोग्राम है, प्रोग्राम ये आपको सिर्फ एक प्रकार से इंगेज कर लिया आपको माइंड को, ठीक है, लेकिन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको बेहतर नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हमें दोस्तों ओरिएंटल एंड नॉन कन्वेंशनल ओरिएंटल जो कॉन्सेप्ट है इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बातें कहता है, और इसको हमें पढ़ने का मतलब ये नहीं रखना है, इसका ये मतलब है जब क्वेश्चन पूछेगा आपको, क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछेगा कि पॉजिटिव बातें पूछ सकता है, नेगेटिव पॉइंट पूछ सकता है कि बताइए कि ओरिएंटल कन्वेंशनल जो एजुकेशन प्रोग्राम है और नॉन कन्वेंशनल जो एजुकेशन प्रोग्राम, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लास ऐसा दे देगा असेसमेंट और रीजन करके, तो आपको इस तरीके से चीजें दे देगा, इसको बेहतर बोलेगा, इसको भी बेहतर बोल देगा, तो आपको लगेगा क्या ये सेकंड पॉइंट्स ए को आर सपोर्ट करती है। इस चीजें आपको याद रखना है, इस तरीके से हमें पढ़ाई करना है। अब एक दूसरे का अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाई फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, बेसिक चीजें। आइए अगला पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसी में आपका अगला टॉपिक इसी में होता है
स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन क्या है, टेक्निकल बेस्ड एजुकेशन का और एक प्रकार से जिसमें हम पढ़ते हैं 3 चीजें। स्किल्ड, अब स्किल्ड मतलब जो कुशल होता है, स्किल्ड एंड प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, और तीसरा हम पढ़ते हैं टेक्निकल। ये बेसिक चीजें आपका पूछता है कि इन तीनों के बारे में आप बताइए। एजुकेशन जो है, एजुकेशन, अब इसमें हमें क्या क्या बताना है। स्किल्ड, जिसमें स्किल्ड कौन होता है, जिसको एक लर्निंग, एक ट्रेंड किया जाता है। सपोज आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया, अगर आपके पास पढ़ाने का, बोलने का एक एक्टिविटीज आपने कभी नहीं किया है, तो आपको क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा, आपको ट्रेंड किया जाएगा। जब आप ट्रेंड होंगे, लर्निंग प्रोसेस में आपको डेवलप किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा। ट्रेंड मतलब लर्निंग आप करेंगे, लर्निंग आपको सिखाया भी जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, आपको स्किल्ड बनाया जाएगा। आप जैसे कभी काल देखते होंगे लेबर होते हैं, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड मतलब जिसको सारा काम आता हो, सारा काम मतलब मीन्स जैसे मशीन चलाना बढ़िया आता हो, प्रिंटिंग मशीन अच्छा चला लेता हो, तो उसको बोलेंगे कुशल लेबर है। और जिसको मशीन चलाना नहीं आएगा तो उसको बोलेंगे अकुशल है। जो अकुशल है, अनस्किल्ड पर्सन है, उसको ट्रेंड किया जाएगा, उसको लर्निंग किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है एजुकेशन। आजकल देखते हैं कि भारत में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के हिसाब से काफी चीजें बनाया गया, ये चीजें भारत में बननी चाहिए। बाद में पता चला हमारे पास कुशल लेबर नहीं है, तो सरकार ने आजकल एंटरप्रेन्योर या पीएम जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप करके कोर्स चलाया जा रहा है। जिन बच्चों को फॉर्म भरना, अभी तक उसका डेट है, आजकल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी निकाल रखी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी निकाल रखी, उसका उम्र 18 से 24 तक है। कुछ बच्चों को जो कैटेगरी वाइज होते हैं उनको एज रिलैक्सन भी मिलती है। तो ये चीजें हैं जिनको सीखना है, यहाँ पर वो चीजें किया जा रहा है कि बच्चे कुछ सीखे, कंप्यूटर चलाना सीखे, बहुत कुछ चीजें, कंप्यूटर चलाना सीखो, मशीन चलाना सीखो, टीचिंग फील्ड में जाना है, कोई भी काम करना होगा आपको, या आपका लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट करना, बिजनेस में काम करना हो, एंटरप्रेन्योर कुछ काम करना हो, तो ये सारी चीजें इसमें जोड़ा गया है। प्रोफेशनल मीन्स होता है जिसमें एक प्रकार से जैसे आपको देखते होंगे आईएएस होता है, आईएफएस होता है, आपका प्रोफेसर साहब होते हैं, प्रोफेसर्स, प्लस आपके सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर, ये सब लोग कौन है, जो सर्विस प्रोवाइड कर, डॉक्टर, ये सब कौन है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इन्हीं को बोला जाता है प्रोफेशनल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन जो तकनीकी फील्ड से जुड़े होते हैं, जिसमें आप देखते होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, आप नाम सुनते होंगे, कौन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये लोग कौन है, एक प्रकार से टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, जो मोबाइल को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर जो फिल कर रहा है, प्लस आपका बल्ब हो, मोबाइल हो, एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, इनमें जो काम करते हैं उनको बोलते हैं टेक्निकल फील्ड से एजुकेशन। तो ये फील्ड को हमें भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे रोजगार बेहतर मिल रहा है लोगों को, बेरोजगारी दूर किया जा सकता है। इसीलिए सरकार चला कि मेक इन इंडिया, जो चीज़ भारत में बनना चाहिए, अब हम दूसरे पे डिपेंड्स नहीं होंगे। जैसे आपने सुने होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था जय जवान जय किसान, और यही बात है, आज वही चीज़ें दोबारा देखने को मिलती है। जय जवान जय किसान का नारा इसलिए दिया गया था दोस्तों, क्योंकि जब देश हमारा आज़ादी से निकला तो उस वक्त देश की हालात बहुत ठीक नहीं थी। जो पहले से लोग रजवाड़े थे, अंग्रेजों के पिछलग्गू जिनको देसी भाषा बोलते हैं, उन्हीं का ही अच्छी लाइफ चल रही थी, बाकी सभी की लाइफ बेहतर नहीं थी। गरीब तो और गरीब, जो मिडिल तो वहाँ गरीब, सभी गरीब थे। लेकिन उस वक्त ऐसे ऐसे हमें प्रधानमंत्री मिले जो हमारे देश की बेसिक नींव को रखा, गरीबी को समझा, इंडस्ट्रियल क्षेत्र को अच्छा किया, एग्रीकल्चर फील्ड को अच्छा किया,
किसान को महत्व को बढ़ाया, जवान की महत्व को बढ़ाया। उन्होंने कहा किसान अनाज उगाएगा, जवान भारत की सुरक्षा जो अपनी भारत माता जी हैं उनकी रक्षा करेगा, बॉर्डर को सुरक्षा करेगा, इसलिए नाम दिया जय जवान जय किसान। उस वक्त क्या था 1964 1965 में अगर देखा जाए तो काफ़ी 1-2 युद्ध और भी हो चुके थे। हमें उस वक्त अनाज हम कभी ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं, कभी अमेरिका से अनाज मंगाते थे। जो गेहूं आता था वो बड़े ऐसे गेहूं होती थी, ऐसा तो कोई आजकल खाएगा नहीं दोस्तों। लोग आज के दौर में जो सूअरों को खिलाया जाता था, पिग को जो चारा डालते थे वो चारा हमें देता था इंडिया को। ऐसी हालात है। इतिहास इसीलिए पढ़ना चाहिए। इतिहास से हमें आज के जो हम प्रेजेंट टाइम में 2 टाइम चाय पीते हैं, 2 टाइम खाना खाते हैं, अलग अलग वैरायटी फूड खाते हैं, तब भी हम भूल जाते अपनी स्थिति को। लोग उस वक्त ऐसे ऐसे सरकार जो कहने का मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये भी बोला कि हमारे देश में कोई भूखा ना हो, लेकिन ये भी कहते थे कि जो लोग हैं 1 टाइम कभी खाना ना खाओ, हमें लोगों को बचाना है, जो कुछ और बचेगा और गरीबों में बांटना। क्या सोच थी दोस्तों, वो बहुत अलग ही कॉन्सेप्ट थी। आजकल तो दरिद्र हो गया, सब राक्षस पैदा हो गए, जिस तरह खा जाए इंसान को ही, थोड़ी सी कुछ बन जाएंगे तो बस हम किसी से कम नहीं, पता नहीं क्या चलता है। वो लोग महापुरुष थे, आज उन्हीं लोग का देन है जो यहाँ बोर्ड के सामने खड़े के पढ़ा रहे हैं। आईटी का देन राजीव गांधी, किसानों को आगे बढ़ाने वाले लाल बहादुर शास्त्री, और देश के बेसिक हर पॉइंट को समझने वाले, समाज को जोड़ने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गरीबी को, समाज को, गुलामी प्रथाओं को, उस वक्त गुलामी भी चलती 1975 1979 में ही ये आपका जिम्मेदारी प्रथा को मिटाया गया। ना तो हालात, बड़ी गरीबी थी, बंधुआ मजदूरी सिस्टम था, बहुत आज़ादियाँ। 1947 सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी मिला था, उसके बाद लोग एक दूसरे से आज़ाद नहीं थे। कोई मजदूर कहीं गुलाम है, कोई जमींदार उस पर अपना हक जता के बैठा, कोई साहूकार उस पर हक जता के बैठा था। बहुत कुछ सिस्टम गड़बड़ थी। आज बहुत प्रॉपर, अब आज़ाद हो। अभी गुलामी अगर है तो लोगों को इकोनॉमिकल हो, क्योंकि वो जो आज कहते नहीं ये गरीब है तो अमीर है। अब जिनके पास समय है, अच्छा है, तो पढ़ लिख के अच्छी जगह पहुंच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन पैसा कमाना ही सब कुछ गरीबी दूर नहीं करती है। आपकी सोच, आपकी बोलने की अच्छी आज़ादी हो। ऐसा नहीं आपने कोई बात बोला कल आपको लोग ट्रोल करने लग जाएं, ये आज़ादी नहीं। तब तो आप अभी कहाँ आज़ाद हो। आइए अगला पॉइंट हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक किसी में आपका आता है वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरमेंट एजुकेशन। आपको पूरा सिलेबस में ये सब टॉपिक लिखा है, आप देखिएगा जाके। तो वैल्यू मीन्स क्या होता है, जो आपका मूल्य को बढ़ाता हो, एंड पर्यावरण एजुकेशन, ये दोनों चीज की बात करता है। अगर आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन, जो आप पढ़ते हो, जो लिखते हो, अगर इसका महत्व आपने अपने समाज, अपने देश, आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत से अच्छे अच्छे टीचर हैं जो अपना फ्री एजुकेशन करते, बहुत अच्छी बात है, लोगों तक चीज़ें तो पहुंच रही हैं। तो ये जो वैल्यू ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या होता है, समाज को कैसे बेहतर किया जाए। एक शिक्षित व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो गरीबी कैसे दूर कर सकता है, लोगों में लड़ाई झगड़ा कैसे मिटाया जा सकता है, जाति को लेकर के लड़ाई उसको कैसे मिटाया जा सकता है, धर्म की लड़ाई तो उसको कैसे कम किया जाए। ये आप अगर इस तरीके का अगर एजुकेशन है तो वही मिटा सकता है। अंधकार को कौन मिटाता है, आपका शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा, बेसिक जो शिक्षा है, अगर वो आपके पास नहीं है, अच्छी गुणवत्ता रूपी अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो आपका जीवन हमेशा अंधकार रहेगा। आज क्यों है लोग डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी में जी रहे हैं, नौकरी भी बहुत अच्छी है, पैसा भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, फिर भी वो डिप्रेशन में है, क्योंकि उनके पास अच्छी एजुकेशन क्या नहीं है, ना तो उनके पास फिलोसफी का नॉलेज अच्छा है, फिलोसफी जो भी बोलते हैं ना, फिलोसफी का नॉलेज है उनके पास,
न वेद को अच्छे से समझे, आजकल लोग जो बोलते हैं, न धम्पद को समझे, धम्पदा जिसको लोग आजकल गीता बोलते हैं, एक दूसरे से यही है चीज़ें। तो हमें अपने लिटरेचर को भी समझना बहुत जरूरी है। किसी को कोई अपने लिटरेचर, अपनी कल्चर से कुछ लेना देना है नहीं। अपने लोग तो कल्चर को तो मजाक बना देते हैं। आप अगर धोती कुर्ता पहन के खड़े जाओ, लोग कहेंगे ये बहुत पिछड़ा व्यक्ति है, कोई मॉडर्न जमाने का व्यक्ति नहीं लगता। आप वही फटे पुराने जींस पहन लो, कटे फटे यहाँ वहाँ, तो आपको लगेंगे कि मॉडर्न के बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड पर्सन है। तो इस तरीके के लोगों को आजकल जो है बाहरी चीज़ों में जो आपका मटेरियल होता है, मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, भौतिकी चीज़ों में ज़्यादातर इन्वॉल्व हो गए हैं। बट वो स्पिरिचुअल, देखिए एक पॉइंट अभी आपको बता देते हैं। इसी पॉइंट पे हमें बेसिक जो लोगों ने गलत अफवाहें दिया है, जिसको बोलते हैं कि धर्म क्या है, हिंदी में लिखते हैं धर्म, काम क्या है, मोक्ष क्या है, ये चीज को समझिए। और डिजायर मतलब इच्छा क्या है, इच्छा यानी कि इसको इच्छा बोलते हैं, इच्छा हम ऐसे लिखते हैं, बाकी आप लोग कैसे लिखते हैं समझ जाना। या डिजायर लिखते हैं, डिजायर, ये जो आपकी बेसिक चीज है डिजायर। तो आपका जो इच्छा होती है, धर्म, मोक्ष, काम, इच्छा, ये बेसिक चीज समझिए क्या है। धर्म का मतलब ये नहीं कि आप गॉड से और ईश्वर से आपका कनेक्शन होगा। ये लोगों ने अपना धंधा बनाया है। बेसिकली बेसिक चीज यही समझो, आप एक मानव हो, आपको एक ब्रेन मिला है। अगर गॉड है तो होगा, ठीक है, उसने पूरी दुनिया को अगर रचा तो है, कोई बात नहीं। बट धर्म का बेसिक ये मतलब नहीं था कि आप गॉड में हमेशा 24 घंटा बैठे रहो। धर्म का मतलब होता था आपका एथिक्स क्या है, एथिक्स मतलब नैतिकता क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, सिंपैथी क्या है, एम्पैथी क्या है। ये पॉइंट है, मतलब सही और गलत चीजों को समझो, ये होता था धर्म। अब ये नहीं कि आपको ईश्वर और गॉड या जो भी आपका भक्त से और ईश्वर की बात होती हो, ये नहीं। धर्म का मकसद ये था। आज आपके अंदर ना एथिक्स है, ना इंटीग्रिटी, ना एप्टीट्यूड है, ना एटीट्यूड। आजकल लोगों के पास एटीट्यूड ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है। आप कल बढ़िया ब्रांडेड ये, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा था, कोट पहन लिया, घड़ी लगा लिया, ब्रांडेड कपड़े पहन लिए। आजकल लोग ब्रांडेड कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादातर जुड़ गए हैं। और अंदर ठीक है, कैपिटलिज्म होना कोई गलत बात में नहीं, बहुत अच्छी चीज होना चाहिए। ये आपका होता था एथिक्स। पहले लोग बचपन में कभी कभार मिट्टी के घर होते थे गांव में दोस्तों हमारे। अब तो 5-10-15 साल से सब खत्म हो गए, अब तो पक्के घर बन गए। पहले मिट्टी के घर और जो छप्पर होते, वहां पर गौरैया जो चिड़िया होती है वो घोंसला लगा देती थी। और कभी कल हम बचपन में उसको देखते थे या उसको छेड़ देते थे, उसको घोंसले में उसके बच्चों को निकाल लेते थे। तो हमारी अम्मा बोलती, बेटा ये सब मत करो, श्राप लगेगा आपको। ये ऐसी बोलती, मैंने श्राप लगेगा, तो उनको उसमें रख देते थे। अब श्राप का मतलब ये नहीं, वो जो श्राप एक डर होता था, डर कहते हैं, डर से हम चीजें गलत नहीं करते थे। वो लोग पुराने लोगों का एक कॉन्सेप्ट था, उससे हम एक दूसरे को बचाते थे। ठीक है, सही बात, हम दूसरे को अगर बर्बाद करेंगे तो हमें भी कभी बर्बाद हो जाएंगे, हमारे भी कभी बच्चे अभी भी कोई परेशान करेगा, इसलिए हम वो काम नहीं करते थे। उसी में एथिक्स छुपा होता था, नैतिकता छुपी होती थी, उसी को ही धर्म कहते थे। आजकल धर्म को रिलीजन बना दिया, अलग अलग, इस्लाम धर्म, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, अलग अलग दुनिया भर की चीजें हो गया, हिंदुज्म हो गया। ये धर्म नहीं। धर्म मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। आजकल देखिए लोग धर्म को पूरा मजाक बना दिया है, कोई एथिक्स नहीं, कोई नैतिकता नहीं, जो जिसके मन में आया किसी को भी गाली दे दो, जो मन में आया कुछ भी बोल दो, ये चीजें नहीं होती है। मोक्ष मीन्स होता था मुक्ति होना। किससे मुक्त होना?
कि आप इतना भी ज़्यादा डिज़ायर अपने अच्छा अंदर ना पाल लो कि डिज़ायर मतलब अपनी इच्छाओं को इतना ज़्यादा मत बढ़ा लो। ठीक है, अगर आपके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं और 2 जोड़ी जूते चप्पल है, बहुत एनफ है। आपके पास एक ही अगर मान लीजिए 14-15 हज़ार के पास आपके पास मोबाइल है, बात कर रहे हो, यूट्यूब चल रहा है, और क्या चाहिए। अगर आप ठीक है इच्छाएं बढ़ाते हो कि मेरे पास फ्लैट हो, बिल्डिंग हो और भी गाड़ियां हो, तो उस लेवल आप काम करो। काम करके अगर चीज़ें जितना आप डिज़ायर बढ़ाओगे, अच्छी बात, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ना बढ़ाओ, लेकिन उतना ही बढ़ाओ जितनी आपकी ज़रूरत है। अब कभी कभी लोग देखते होंगे 4 जोड़ी कपड़े उधर टंगे, 5 जोड़ी वहाँ टंगे, जूते 2-4 बाहर पड़े हैं, तो आप इतना लेते क्यों ज़्यादा इतना परचेज करते हो जिसका आपको अपने जीवन में इसका कंज्यूम ही नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों अति से क्या करना है, कम करना। जैसे कहावत है, ना यति बोलम ना यति चूप, ना यति वर्षा ना यति धूप। अति किसी भी चीज़ का खतरनाक है। ज़्यादा धूप हो जाएगी तो आपको एलर्जी सा हो जाएगा, बरसात ज़्यादा हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगा, ठंड ज़्यादा पड़ जाएगी तो लोग बर्फ़ की तरह जम जाएंगे। इसीलिए हर एक चीज़ का बैलेंसिंग अप्रोच में होना, यही बोलता था मोक्ष मतलब मुक्त होना है। मुक्त मतलब एक बैलेंसिंग अप्रोच में होना चाहिए, बैलेंसिंग अप्रोच। अब आजकल बैलेंसिंग अप्रोच है नहीं, सब एक्सेस में डूबे जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास शादी हो गई, आपकी बीवी है, आपके पति है, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे दुख दर्द शेयर करो। पड़ोसी को बुलाओगे अपने घर में, पड़ोसी तो आपको तोड़ के निकल देगा, वो अपने फायदे के लिए घुसेगा, आपको पति से अलग कर देगा, आपको पत्नी से अलग कर देगा, वो अपने फायदे के लिए घुसेगा। इसलिए आपको बैलेंसिंग में रहना चाहिए। 100% पड़ोसी पे भी ज्यादा भरोसा मत रखो, आजकल पड़ोसी भी ठीक नहीं है। अगला पॉइंट हम बात करते काम, वही है धर्म काम मोक्ष। काम मीन्स जो होता है मटेरियल होता है, या अब इसमें क्या होता है काम में, जिसमें आपका मटेरियल है या डिजायर है, आप बहुत अपनी चीजें बढ़ाते जा रहे हो, और पैसा और भी चीजें। काम मीन्स सिर्फ जो आजकल लोग कहते हैं कि एक सेक्सुअल डिजायर पूरा करना, दैट इज नॉट, ये इनफ नहीं है। काम मीन्स होता था कि ये दुनिया है, धरती पे जितने जीव जंतु आए हैं, ठीक है, जिनको अपनी पीढ़ी को अगर बेहतर करना है, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको गाड़ी खरीदना, घर खरीदो, घर बनाना खरीदो, ये सारी चीजें काम में आती थी। मटेरियल चीजें, कैपिटलिज्म की बात होता था, उसमें नर और नारी की भी बात आएगा, घर परिवार की भी बात आएगा, सारी चीज आती थी। तो आपकी काम उतने ही रखो जितनी आपकी, ये मुझे लगता है दोस्तों एक काम को ही इच्छा कहते थे। बाकी आप तीन चीजें हैं, सॉरी यही 3 चीजें थी, धर्म काम मोक्ष। तो मोक्ष मतलब मुक्ति हो जाना, धर्म मतलब एथिक्स होना, काम मतलब आपका डिजायर, वही चौथी चीज में लिख दिया था, डिजायर मतलब इच्छा। अगर आपकी इच्छा ज्यादा होगी तो बड़ी खतरनाक है। इच्छाएं उतनी रखो जितनी जरूरत है। अब कभी कभी लोग कहेंगे नहीं, अगर इच्छा ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन नहीं होगा। देखिए, आपको जितनी रोटी खाने की जरूरत उतनी तो आप खाओगे। आप पता चला 20 रोटी सोच के बैठे हो, खाओगे 3, 4, 5 तक खा सकते हो, 15 रोटी तो वेस्ट गया कि नहीं गया। बस यही चीज कहने का मतलब है, एक बैलेंसिंग में जियो। तो ये जो एजुकेशन का मतलब यही होता था, पढ़ाई का मतलब आपको पास फिलोसफी नॉलेज हो, धर्म के बारे में जानो, काम के बारे में जानो, मोक्ष के बारे में जानो। आज ये सब किसी को पता नहीं है, और जब पता नहीं तो भटक रहा है इंसान। शादी करके बीवी लाता, 10 दिन अच्छी लगी, 15 दिन पुरानी लगती है, उसके बाद दूसरी तलाश में लग जाते हैं, ऑफिस में किसी और को ढूंढ रहे हैं। वैसे आजकल महिलाएं भी हो गई, दोनों हो रही है। ऐसा नहीं करो कि ये कि दोनों दुष्ट हो गए, और दोनों अपनी अपनी ये चीजें पूरी करने। इसीलिए तो वैल्यू ऑफ एजुकेशन क्या हो गया, है नहीं। जब तक वैल्यू ऑफ एजुकेशन आपके पास नहीं होगा तो आप खत्म हो, आपका जीवन स्ट्रेस में चलेगा, आप मुसीबत में आएंगे तो उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे, आप घबरा जाओगे, होपलेस हो जाओगे, पड़ोसी गाली देना शुरू कर दोगे, बीवी बच्चों को मारना शुरू कर दोगे, ये चीजें हो जाती। इसलिए वैल्यू ऑफ एजुकेशन, कैसे आप एक देश एक समाज को बेहतर करोगे, ये चीज। एनवायरमेंट एजुकेशन, भाई पर्यावरण, अगर आज पर्यावरण अच्छा नहीं होगा, जिस धरती पे हो, अगर आपके पास लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एरोस्फीयर, बायोस्फीयर, एनवायरमेंट का जो बेसिक पार्ट है, उनको आप अच्छे जागरूक नहीं हो, उनको अच्छा बैलेंस नहीं करोगे,
पर्यावरण प्रदूषण को कम नहीं करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करो, मीथेन को कम करो, ग्रीन जो गैसेस हैं इनको कम करो। अगर इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो आपका पढ़ाई दो कौड़ी का बकवास होता। इसलिए आपको ये भी बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है सिर्फ नाम के लिए पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, इस पर्यावरण को भी समझो, समाज को भी समझो, लोगों को समझो, अपने आप को समझो। इसका ये महत्व होता है। सिर्फ रट्टा मार पढ़ाई नहीं, रट्टा मार पढ़ाई जिंदगी भर रट्टे भर चलेगा। जैसे लोग ना इलाहाबाद में पीसीएस का पेपर देते हैं तो वहाँ एक घटना चक्र आती है, तो फैक्चुअल रटते रहते हैं, तो रट्टे मार ही चलता रहेगा। तो रट्टा मार जिंदगी रट्टे मार में ही जाएगा। अब कंसेप्चुअल रहेगा तो आप कभी नहीं परेशान रहेंगे, समस्याओं को आप स्वयं बैठ के हल कर देंगे, किसी व्यक्ति की आपको जरूरत नहीं है अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है तो। ये होता है दोनों की बात किया। अब लास्ट में आपका जो टॉपिक है दोस्तों उसको बोलते हैं पॉलिसीज। कहीं कहीं पॉलिसीज बोलते हैं, कहीं कहीं पॉलिसी भी बोलते हैं, पॉलिसी भी बोलते हैं, नीतियां बोलते हैं। ये दोनों तरीके से पॉइंट बात करते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद गुड गवर्नेंस। ये बेसिक चीज है। ये लास्ट पॉइंट है आपको पॉलिसी या पॉलिसीज क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। आपको इसको समझने के लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, भारतीय संविधान को पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या क्या चीजें, बेसिक व्हाट इज द प्रियम्बल, व्हाट इज द बेसिक योर प्रियम्बल, फर्टिलिटी क्या है, जस्टिस क्या है, इक्वालिटी क्या है, सॉवर्जिनिटी क्या है, ये बेसिक पॉइंट आपको यहाँ से मिलेगा। वी द पीपल क्या है, संविधान कब लागू किया गया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पॉलिटी का पार्ट है। हाउ मेनी टोटल्स ऑफ द आर्टिकल्स इन योर कॉन्स्टिट्यूशनल, हाउ मेनी टोटल्स ऑफ द schedule in your constitutional, how many totals of the parts in your constitutional, ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल्स। अब भारतीय संविधान के बेसिक स्रोत क्या क्या है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट आप इसमें पढ़ोगे पार्ट क्या है, कितने भागों में बांटा गया है, अनुसूचियां कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम फंक्शन कैसे काम करती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, व्हाट इज द बिटवीन ऑफ द डिफरेंस देयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल्स। बेसिक कभी कभी चीजें पूछ लेता है, तो पूरा एक पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट इसमें आपका आ जाता है। अब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, मान लीजिए पॉलिसी बना दिया कि सेंट्रल ने कोई पॉलिसी बनाया एजुकेशन पे, अब बोला स्टेट भी लागू करे, तो पूछेंगे किस विच योर शेड्यूल इंक्लूड बाय द आर्टिकल, या कौन से इसमें अनुच्छेद और कौन सा अनुसूचियां शामिल होती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा अनुसूची 7 है, कॉन्करेंट है। अब कॉन्करेंट किसका पार्ट है, स्टेट और सेंटर का। सेंटर मीन्स गवर्नमेंट, सेंटर का केंद्रीय, स्टेट मतलब राज्य सरकार। जब दोनों एक ही पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तभी बोला जाएगा कॉन्करेंट। फिर पूछ रहे वेयर द कॉन्करेंट योर सोर्सेज बाय द कंट्री, किस कंट्री के द्वारा लिया गया है, टेकन बाय द सोर्सेज योर कॉन्करेंट। तो आपको बताना पड़ेगा भाई ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, जापान से, ये थोड़ा चीजें हमें रटना पड़ेगा। तो आपको ऑस्ट्रेलिया से है। तो ये पूरा आपका पॉलिसी जो बनती है, पहले हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, एक एक पॉइंट इसमें बात करते हैं। नंबर 1, हाउ मेनी टोटल्स ऑफ द पार्ट, या चलो इसे लिख देते, पार्ट मतलब कितने इसमें भाग हैं। शेड्यूल, शेड्यूल मतलब कितने इसमें अनुसूचियां हैं, शेड्यूल बोलते हैं, ड्यूल। नेक्स्ट पार्ट हो गया, शेड्यूल हो गया। आर्टिकल, आर्टिकल्स कहीं कहीं बोलते हैं। ये बेसिक चीज समझो, पहले इसको पढ़ो। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक कौन कौन से किस किस देश से जो है आपका संविधान
का बेसिक स्रोत लिया गया है। जैसे पूछ लेंगे फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिया गया है, या आपका संविधान का संशोधन किस देश से लिया गया है, संघीय फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश से लिया गया, इमरजेंसी किस देश से लिया गया है, तो ये कॉन्करेंट किस देश से लिया गया है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद करना पड़ेगा। ये आपके एक प्रकार से मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल का पार्ट हो गया। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी क्या है, डीपीएसपी डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी बोलते हैं उसको, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में पूछ लेगा। गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है इसी के आधार पर बनाती है। जब ये पॉलिसी कोई नीतियां बनाती है तो ये जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आईएएस, ये सेंटर में होते हैं, और एसडीएम होते हैं, एक होते हैं एसडीएम, ये रैंक के हिसाब से बाद में बनते हैं, 10-15 साल बाद आईएएस के रैंक पे आते हैं। बट ये देखिएगा इसका एग्जाम यूपीएससी करवाती है, स्टेट का यूपीपीसीएस करवाती है, पीसीएस कराती है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी के पार्ट होते हैं, ब्यूरोक्रेसी मीन्स नौकरशाही। कभी किसी आईएएस को आप बोल दो आप तो नौकर हो तो भड़क जाएगा, वो इसलिए भड़क जाएगा कि वो ऐसा एजुकेशन अचीवमेंट किया, प्राप्त किया है, वो जल्दी भड़केगा। आजकल लोग पहले आईएएस बनते थे, लोग उनका रिस्पेक्ट करते थे, अब आईएएस उस लायक सोच ही नहीं है। कैमरा लेकर थोड़ी कोई आईएएस बनता है, कैमरा से काम नहीं चलता, लोगों से मिलने से काम चलता है, वायरल वीडियो करने से काम नहीं चलता, दिखावे से कुछ नहीं। दिखावा कितने दिन करोगे, 2, 4, 3 साल, जब आपका हकीकत लोग जान जाएंगे, जिस तरीके से आपका ग्राफ बढ़ा ना उसी तरीके डाउन भी हो जाओगे। तो कहने का मतलब आप ब्यूरोक्रेसी के पार्ट हो, सरकार की बनाई हुई पॉलिसी है और इस पॉलिसी को आम जनता तक, पीपल, लोगों तक पहुंचाना है। किसके पास, पीपल, जो लोग हैं इनके तक पहुंचाना है। और पहुंचाना अगर जाए तो ये जो गुड गवर्नेंस आता है कैसा होना चाहिए, सुशासन के रूप में होना चाहिए, सभी तक चीज़ें पहुंच, एक्सेस होना चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, सबके अंदर वो एफिशिएंसी, इफेक्टिव, प्रभावित भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चला मलखान सिंह है तो अपना 2 नली का बंदूक लेके चल दिए, अब बेचारा गांव के कोई बुधई है या रामू है, तो रामू बेचारा बहुत गरीब आदमी है। अब रामू बेचारा बहुत गरीब आदमी है और मलखान सिंह ज़बरदस्त आदमी है, और मलखान सिंह पहुँचे पार्लियामेंट या कहीं भी पहुँच गए, आपका विधानसभा में पहुँच गए, विधानमंडल में पहुँच गए, जहाँ कहीं पहुँचते दंगा फसाद कुछ भी, उनको भाई लोग दबंग है, फटाक से उनकी कॉपी फाइल काम हो जाता है, और वही बेचारा रामू गरीब वो नहीं पहुँच पाता है। ये कहने मतलब जो सुशासन हो सबके लिए बराबर हो, इक्वालिटी होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, फेटिलिटी मतलब फ्रेंडलिटी मतलब फ्रेंडली बंधुत्व होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट की बात करता है। जस्टिस की न्याय होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब कहेंगे गुड गवर्नेंस बहुत अच्छा। कहते नहीं यहाँ पर सुशासन ठीक नहीं है, कोई अमीर है तो अपने तरीके जी रहा, गरीब को दबाया जा रहा है, या बिजनेसमैन बढ़ते जा रहा है, गरीब और अमीर को दबाया जा रहा है, इस तरीके का आप देखते होंगे लोग कहते हैं ना गुड गवर्नेंस ठीक नहीं है। तो थोड़ा हमें व्यवहारिक रूप में चीज़ों को जानकारी भी रखना चाहिए। तो ये जितनी पढ़ाई है बेसिक है जो दोस्तों, इतना ही टॉपिक आपका इंस्टीट्यूशनल्स, इवेल्युएशन ऑफ प्री एंड पोस्ट, ओरिएंटल कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशनल, लर्निंग प्रोग्राम एजुकेशन, स्किल बेस्ड प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन, वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है, वैल्यू कह के इसको लोग बोलते हैं वैल्यू, सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मतलब मूल्य होना चाहिए एजुकेशन का, क्या इन्वायरमेंट का एजुकेशन, प्लस पॉलिसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और गुड गवर्नेंस क्या है, इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए। तो आज इतना ही था दोस्तों, बेसिक जो चीज़ें बताया है, लेकिन इससे आप खाली बेसिक चीज़ आप जानकारी ले सकते हो, पढ़ाई आप किताबों से जब करोगे। अब पढ़ाई में क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपको यही इंस्टीट्यूशन चीज़ हमने सिर्फ गाइड कर दिया कि भाई तक्षशिला कहाँ है, आपको ढूंढना पड़ेगा, नालंदा कहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा, जगदाला कहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा, तेलहरा कहाँ है आपको ढूंढना पड़ेगा। तो जो इंस्टीट्यूशनल्स बेसिक भारत में कितनी संस्थाएं हैं उनको आप ढूंढो। इसी में और भी चीज़ जोड़ देगा, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है ओरिएंटल एंड नॉन कन्वेंशनल करके,
ओपन लर्निंग प्रोग्राम कितने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, डीम कॉलेज कितना है, ये भी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। भारत में सबसे पहले से कौन सी यूनिवर्सिटी थी, सबसे पहले कहाँ पर बनी, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा आज भी अगर साइंस पढ़ाया जाए, किस कौन सी यूनिवर्सिटी जिसमें आज भी एस्ट्रोलॉजर तरीके जो आजकल भविष्यवाणियाँ देखते हैं लोग बैठे हैं, ये कहाँ पर ज्ञान दिया जाता है। देखिए, हमें पढ़ाई करने का मकसद ये नहीं है कि रटना है, पढ़ाई का मेन मकसद चीज़ों को समझना है, हमारे जीवन पे, हमारे लाइफ पे, हमारे समाज पे, हमारे देश पे इसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब तक आप एनालिसिस इस लेवल तक नहीं करते हैं तो पढ़ाई वो पढ़ाई कभी नहीं होती है। पढ़ाई का मतलब आपको जागरूक करना, आपको अवेयर करना, आपको सोचने समझने की क्षमता को डेवलपमेंट करना, ये होती है पढ़ाई, यही होना चाहिए। तो इसीलिए आप देखते हैं यूजीसी नेट ने काफ़ी पूरा टॉपिक जो सिलेबस चेंज किया। अब वो ही चाहता है कि अब हमारे पास कोई रटन विद्यार्थी नहीं चाहिए, हमें वो विद्यार्थी चाहिए अगर हम किसी टॉपिक को पूछें तो उसको समाज से कोरिलेट करके बताए, एनवायरनमेंट से कोरिलेट करके बताए, एग्रीकल्चर फील्ड से जोड़ के बताए, साइंस से जोड़ करके बताए, और पूरे वसुधैव कुटुंब मतलब पूरा विश्व को एक साथ। वैसे वसुधैव कुटुंब का मतलब ये क्या था, कुटुंब मतलब परिवार। जैसे जंगल में अलग अलग जानवर रहते हैं, शेर है, बाघ है, सांप है, चीता है, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन मिलकर रहते कि नहीं रहते। इसीलिए बोला गया वसुधैव कुटुंब, सभी एक परिवार है, मिल के रहना चाहिए। तो वैसे पूरी दुनिया है, एक परिवार है, आज प्रेजेंट टाइम में सबको मिल के रहना चाहिए। तो पढ़ाई का मकसद ये होना चाहिए, ना कि आप भारत और सिर्फ भारत के बारे में सोचो, आप पूरे ग्लोब के बारे में सोचो, इस पूरी यूनिवर्सल के बारे में सोचो, यहाँ तक सोच बड़ी रखो। जिस दिन अपनी सोच को बड़ा रखोगे तो आपकी छोटी मोटी चीज़ें आपको इम्पैक्ट नहीं करता है। अब कोई व्यक्ति पता चला गाँव में बैठा है या शहर में ही बैठा है, अब शहर में बैठा है, शहर का मतलब होता है जागरूक लोग, और वो हरकतें कर रहा है गंवारों जैसी, जात पे डिबेट कर रहा हो, धर्म पे डिबेट कर रहा हो, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई व्यक्ति साइंस में बात करे, बहुत अच्छी बात, साइंस बात कर रहा है, कुछ नया आविष्कार होगा, सभी को फायदा होगा, लेकिन वो साइंस किस पर्पज में हो, सिर्फ मानव अपने हित के लिए ना हो, पर्यावरण को भी सोचे, जीव जंतुओं के बारे में भी सोचे, तब तो अच्छी बात है। कोई बोलेगा देखिए पूरी ब्रह्मांड की बात करेंगे, पूरे ब्रह्मांड को बचाएंगे, बोले ये क्यों बचाएंगे भाई, क्यों ना बचाया जाए। हजारों लाखों सैटेलाइट आप छोड़ते हो, एक प्रकार से पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स, आपको पता चला एक्सोस्फीयर में आप सैटेलाइट बहुत छोड़ दो, कल आपको जो उसमें रेडिएशन निकलेंगे, जो भी एक्टिविटीज होगा उसका इम्पैक्ट क्या करेगा, और किसी और ग्रह पे भी तो इम्पैक्ट कर सकता है, और भी ग्रहों पे तो जीव जंतु होंगे। क्योंकि ये हमें अगर सोचना है तो सिर्फ अपने लिए ही मत सोचो, पहले दूसरे के बारे में भी सोचो। जब इस तरीके का आपका एजुकेशन होगा तो आप अच्छे व्यक्ति बनोगे, आप कभी ना तो एंजाइटी डिप्रेशन में जियोगे, आप हमेशा मस्त रहोगे। आपकी नॉलेज आपको हमेशा गलतियों से बचाएगा, पढ़ाई का ये मकसद होता है। तो दोस्तों आज इतना ही, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और फॉर्म आ चुका है, आप लोग भरिए आराम से, पहले नोटिफिकेशन को पढ़िए, देखिए क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें डिमांड कर रहा है, फ़ोटो कितने पिक्सल में है, सिग्नेचर कितने पिक्सल में है, सारी पॉइंट आप देखिए। इमेज का जेपीजी में है कि या जेपीजी में है, ये बेसिक चीज़ आप पहले पढ़िएगा, तब उसके बाद एक एक पॉइंट को अपना भरते चले जाइए। एड्रेस आता है, 4 एड्रेस देता है। अब जैसे किसी कोई लखनऊ भरते हैं, कोई दिल्ली भर देते हैं, अलग अलग सिटी का नाम देता है। तो आपको जहाँ कंफर्ट जोन लगे वहीं फॉर्म अपना अप्लाई मतलब एड्रेस डालिएगा, क्योंकि एड्रेस अगर गलत आप कभी कर देते हैं तो एक बार बीच में आपको करेक्शन डेट आएगा, 12 से 13 तारीख तक आपका दिसंबर में करेक्शन डेट होगा। तो अभी जो भी फॉर्म भरना सोच समझ के भरना, ये नहीं कि मुझे वहाँ घूमने जाना तो चलो मैं फॉर्म डाल दूँ पेपर देने, इस पर्पज से मत अप्लाई करना। इस साल पढ़ाई जो भी है इस पर्पज से करो कि मुझे सर्टिफिकेट लेना है और जल्द से जल्द अपने कैरियर को बेहतर करना है, और बेहतर करने के बाद समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन भी करना है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बेहतर करना है, पैसा भी कमाना है, जरूरी पैसा नहीं, पैसा भी कमाना जरूरी है। कब तक ऐसे आप बैठे रहोगे, है कि नहीं दोस्त। तो आज इतना, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।